ओके, सो अब हम चैप्टर 3 ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का बचा हुआ पार्ट कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। क्योंकि ट्रायल बैलेंस से ही फर्दर क्वेश्चन बिल्ड होने वाला है आगे आगे आने वाले पेपर्स एंड टेस्ट। अच्छा जी, तो ट्रायल बैलेंस होता क्या है हमारा? ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस होती है बेसिकली, जिसमें आपके डेबिट बैलेंसेस भी होते हैं और क्रेडिट बैलेंसेस भी होते हैं। तो अगर मतलब आपने जैसे कोई भी, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, एक एक स्क्रीन शेयर करके। मेरी वो दिख रही है स्क्रीन? नहीं, हाँ अब लोड हो रही है। ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली आपको क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट की तरह होती है, जिसमें एक तरफ आपके पास एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। ठीक है, ये हो गई जैसे एक्सप्लेनेशन। ये थोड़ा बड़ा है, इमेजिन कर लो यार, इस कॉलम को मैंने छोटा बना दिया गलती से। ठीक है, और फिर बाकी आपका से ज्यादा कर दिया, तो बाकी फिर आपका हो जाता है एक डेबिट बैलेंस, ठीक है, और एक क्रेडिट बैलेंस। ऐसे होता है आपका ट्रायल बैलेंस। तो जैसे मान लो इक्विपमेंट की आपको दी हुई है, एंड अच्छा इक्विपमेंट है तो बैलेंस कौन सा होना चाहिए, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? कोई आंसर कर सकता है? यस, इक्विपमेंट इज अ एक्सपेंस होता है इस साइड पे। इक्विपमेंट इज एन एसेट। अब इक्विपमेंट इज एन बोलो। एसेट। हाँ, वो भी इसी साइड होता है, TEA। ठीक है, हम्म, तो इस साइड पे है और हमने लिया है तो मतलब भरा है, तो डेबिट। ठीक है। वैसे इसमें लिया वाली बात नहीं होती, बट ये एसेट है तो हाँ, यू आर राइट, एसेट का ये डेबिट डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, और लाइबिलिटी साइड वाली जो होती है उनका हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस होगा इक्विपमेंट तो को इट आपने मीन्स, एक्सपेंस क्यों नहीं बोला? क्योंकि यार देखो, जो हमारे एसेट्स होते हैं ना, जिनकी यूजफुल लाइफ हमारी अभी बची हुई होती है, वो जनरली हमारे एसेट में कैटेगराइज हो जाते हैं। ठीक है, हमने कल की उसमें पता नहीं या फिर हाँ, मॉर्निंग की क्लास में सीखा था कि हमारे पास जो कैटेगराइजेशन होती है एसेट की, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, राइट? कि राइट राइट। वो चीज है जिसका हमें बेनिफिट या कोई मतलब फ्यूचर यूजफुल वो बचा है हमारे पास, तो उनको हम एज एन एसेट कैटेगराइज कर देते हैं। और एक्सपेंस तो वो होता है जो हम बेसिकली उसी साल में, जो जिस भी पीरियड की हम बात कर रहे हैं, लेट से 2023 ईयर की बात कर रहे हैं अगर हम अपने, तो उसी साल में एक्सपेंस ऑफ हो जाता है। मतलब हमने उसको बेसिकली यूज किया और खत्म हो गई, सर्विसेज लेके एग्जॉस्ट कर चुके हैं हम। यानी कि अच्छा, अब इन फ्यूचर उसकी कोई यूजफुल बेनिफिट वो बचा नहीं है, जिसकी वजह से वो एसेट में क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे अब ऑफिस सप्लाईज हो गई आपकी, ठीक है, अब ऑफिस सप्लाईज भी अ, आपकी एक तरीके से एसेट ही होती है, इसलिए डेबिट बैलेंस ही चल रहा है। ठीक है, और अब एक इसमें डबल एंट्री सिस्टम नहीं है ना, सिंगल एंट्री सिस्टम है। मतलब डबल एंट्री सुबह आप बता रहे थे ना, जिसमें ट्रायल दो दो। बैलेंस तो डबल एंट्री सिस्टम के बाद ही बनता है ना उसका। अच्छा, तो डबल एंट्री का अगला स्टेप है ये। ओके, सो डबल एंट्री आपने जर्नल एंट्री पास करी, ठीक है। फिर जर्नल ठीक। एंट्री से, वो जर्नल एंट्री में डबल एंट्री क्या होती है कि एक चीज डेबिट होती है तो दूसरी चीज आप क्रेडिट कर रहे होते हो, राइट? एक डेबिट में हम्म लिख रहे होते हो, एक क्रेडिट बैलेंस में लिख रहे होते हो। ये आपकी जर्नल एंट्री का मोटा मोटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हम्म फिर जर्नल एंट्री से आप लेजर में पोस्टिंग करते हो। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ऐसे ही सारे जो लेजर्स जितने भी बने हुए होते हैं, वो सारे लेजर्स की एक तरीके से समरी सी होती है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और उनके बैलेंसेस लिखे होते हैं। तो जिसकी जो नेचर होती है उसके अकॉर्डिंग उसके ज्यादातर उसके बैलेंसेस लिखे होते हैं। अब जैसे ठीक है, ट्रेड टेबल्स हो गए,
नहीं, पहले शेयर एक कैपिटल। क्वेश्चन है, एक बारी ऊपर जाना लेजर वाले पेज पे। हाँ, तो लेजर वाले में आपने ये बोला था कि अलग अलग अकाउंट्स के अलग अलग वो बन जाते हैं लेजर। ठीक है, लेजर तो अकाउंट। जितने भी, हाँ, तो जितने भी टाइप ऑफ अकाउंट है उनके अलग अलग लेजर बनेंगे। अब जर्नल एंट्री में पहले वो सारे सेम थे, हमने उनको अलग अलग अकाउंट्स में डाला लेजर अकाउंट में। अब जब हम उसको ट्रायल बोलते हैं लेजर बैलेंस, पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग, अब हम वापस से उनको सेम कैटेगराइजेशन में ला रहे हैं ट्रायल बैलेंस के थ्रू। नहीं नहीं नहीं, तो लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि ओके, सो जब कोई चीज ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो उसका इम्पैक्ट डबल एंट्री सिस्टम की तरह जाएगा, ठीक है। लेकिन सॉरी, क्योंकि दोबारा उसकी बोलना, जर्नल सॉरी, एंट्री, दोबारा बोलना। जब कोई, जब जब कोई चीज ट्रायल बैलेंस के बाहर, मैम रिमेम्बर मैम ने क्वेश्चंस कराए थे उसमें एडजस्टमेंट्स वगैरह थी हम्म, जो कि ट्रायल बैलेंस के बाहर थी। ये वाली क्लास में आपका फोकस नहीं था तो इसलिए शायद याद नहीं होगा, बट ट्रायल बैलेंस था और साथ में फिर एडजस्टमेंट्स दी हुई थी मैम ने। काफी सारे पॉइंट्स अलग 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 अलग, वो कुछ इन्हीं ट्रायल बैलेंस में दिए हुए लेजर से रिलेटेड पॉइंट्स थे और कुछ एकदम सेपरेट अलग ही पॉइंट थे। तो जो एडजस्टमेंट्स बाहर दी हुई होती है उसका अभी डबल एंट्री इफेक्ट आना बाकी होता है सिस्टम में ना, मतलब इसमें बुक्स में, ठीक है। और जो आपका ट्रायल बैलेंस होता है उसमें क्या होता है, क्योंकि वो जर्नल एंट्री लगने के बाद उसकी लेजर पोस्टिंग के बाद यहाँ पे वो एक समरी दिख रही है, तो आप ऑलरेडी डबल एंट्री इम्पैक्ट ले चुके हो। तो ये वाले जो ट्रायल बैलेंस में जो आपके एक्सपेंसेस रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं उसका डबल एंट्री इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका होता है। इसलिए जब ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप P&L एंड बैलेंस शीट बनाते हो तो जो चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो किसी एक जगह इम्पैक्ट करती है, या तो आपके P&L को हिट करेगी, अगर एक्सपेंसेस हैं तो P&L को हिट करेंगे, अगर एसेट है तो बैलेंस शीट, लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट को हिट करेगी, इनकम है तो अगेन P&L को हिट करेगी। तो किसी ट्रायल बैलेंस के विद इन ट्रायल बैलेंस के अंदर जितना भी आपका अमाउंट दिया हुआ होता है ना, वो सारा आपका सिंगल टाइम हिट ले रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनने के बाद वो ट्रायल बैलेंस में एक समरी फॉर्म में है, तो ऑलरेडी उसकी डबल एंट्री सिस्टम में टेकन केयर ऑफ हो चुका है। ठीक वाइल है। जो एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है अभी उसके ऊपर हमने एक्शन नहीं लिया होता है, इसलिए उसके ऊपर हम स्टिल डबल एंट्री कर रहे हैं। तो अब अगर एक ऊपर जाके एक एग्जांपल लो जो लेजर में आपने एंट्री डाली वो थी। मैं अभी क्वेश्चन में लूंगी पूजा, नहीं नहीं, आगे एक अगर। बार ही मेरा डाउट है, सॉरी, बस एक ओ, एग्जांपल से बता दो। ठीक हाँ है। जी। आप जैसे अगर आपने वहां लिखते थे आप ये प्रीपेड दिस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, है ना, हम्म 720 रुपए जो आपने लिखा है। ठीक है। हम्म। जब आपने इसको लेजर में डाला तो कैश अकाउंट में एक एंट्री डाल दी थी और प्रीपेड इंश्योरेंस के अकाउंट में एक एंट्री डाल दी थी, हाँ जी। राइट। अब हाँ जी। इसको आप ट्रायल बैलेंस में कौन से उसमें डालोगे, कैटेगरी में रखोगे, या दोनों तो डालोगे नहीं क्योंकि डबल एंट्री है नहीं। नहीं तो नहीं, तो जितने भी लेजर अकाउंट्स मेरे बनाए होंगे, मैंने कैश का बनाया, प्रीपेड इंश्योरेंस का बनाया, स्टाफ वेलफेयर का बनाया, एम्प्लॉय हाँ, सैलरीज का बनाया फॉर एग्जांपल, तो ये सबको मैं अपने ट्रायल बैलेंस में तो पोस्ट करूंगी ना। बट क्या होता है कि कैश में आपने मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स में डील किया होता है, तो लेजर आप क्यों बनाते हो कि अभी हम जब आगे क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपने कैश में मल्टीपल टाइम्स ट्रांजेक्ट किया हुआ होगा, वो सबका कुछ आपने उसमें डेबिट किया होगा कैश को कुछ एंट्रीज में, कुछ एंट्रीज में आपने उसको क्रेडिट किया होगा, जहां जहां आपने खर्चा है वहां पे आपने क्रेडिट कर दिया होगा, जहां जहां आपने आपके पास कैश कहीं से रिसीव हुआ है बिकॉज ऑफ सेल, बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, भाई चाहे वो इक्विटी कैपिटल आई चाहे और कुछ रीजन से आया, जहां जहां कैश आया वहां आप, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है तो जब एसेट बढ़ता है तो आप उसे डेबिट करते हो, तो इसलिए आप कैश को डेबिट। तो जब इसका जो फाइनल बैलेंसेस होते हैं ना वो जिस भी तरफ आ रहा हो, तो जैसे मान लो इस तरफ का टोटल आ गया आपका 25,000, कि आपने 25,000 पे किया इन डिफरेंट ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट से, ठीक है। ओवर आपने जो रिसीव किया है वो आपने किया है 1 लाख फ्रॉम डिफरेंट ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, इक्विटी कैपिटल और वट एवर, ठीक है। तो
अब क्योंकि इसका डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 75,000 जो भी डिफरेंशियल है वो आपका ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे एज अ कैश अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, कैश में डेबिट बैलेंस 75,000। ठीक है, आपने दो बड़ी प्यार से चीजें बोल दी। डेबिट वाला आपने बोला 1 लाख रुपए आए हैं, हाँ मतलब डेबिट वाले हमेशा आए होते हैं अल्टीमेटली। यार वो कैश, वो डिपेंड की हाँ आपकी कैश वाली, मतलब ठीक है, कि डीलर वाला कॉन्सेप्ट अगर आप दोबारा से वो मेरे को देखोगे, याद हो गया। हाँ हाँ तो डीलर वाले कॉन्सेप्ट में यही था ना, तो कैश इज व्हाट, कैश इज एन एसेट फॉर मी ना, तो हाँ समझ गई। और एसेट में इंक्रीज होता है तो आप उसे डेबिट करते हो। अगर वही ये कैश की बजाय कोई और अकाउंट होता, लेट से कोई लाइबिलिटी अकाउंट होता, ठीक है, और वो इंक्रीज हो रही होती लाइबिलिटी, तो हम उसे क्रेडिट करते हैं और उसका ठीक है बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में जो उसका बैलेंस है वो भी आपको क्रेडिट बैलेंस ही मिलेगा। ठीक है जैसे आप ठीक शेयर है कैपिटल का एग्जांपल लेते हैं, तो शेयर ठीक है कैपिटल का आपको अ, जैसे यहाँ पे 50,000, ये आपको क्रेडिट बैलेंस ही मिलेगा, ठीक है। तो अब ठीक है। बेसिकली आपने ऊपर वालों का थोड़ा समरी बनाने से शुरू कर दी ट्रायल हाँ बैलेंस लेजर में। अकाउंट के फाइनल फाइनल बैलेंसेस कंसोलिडेट करके वो ट्रायल बैलेंस में चले जाते हैं, हाँ फाइनल फाइनल बैलेंसेस, क्योंकि ठीक है आपके डेबिट में भी एंट्रीज हो सकती हैं एक लेजर अकाउंट के, क्रेडिट में भी एंट्रीज हो सकती हैं, लेकिन फाइनल बैलेंस जिस तरफ है, मतलब ज्यादा बैलेंस, वो अब वो आपका ट्रायल बैलेंस में आके पोस्ट हो जाता है, मतलब एक समरी बन जाती है बेसिकली, ठीक है। ठीक है तो जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, जब भी हम प्लीज टेस्ट, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होना है इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस में जो कुछ भी लिखा होगा उसको आप या तो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में, मतलब स्टेटमेंट में डालोगे, या फिर बैलेंस शीट में डालोगे, किसी एक जगह डलता है। और ट्रायल बैलेंस के बाहर जो एडजस्टमेंट मिलेंगी आपको क्वेश्चन में, वो वो क्योंकि अभी ट्रायल बैलेंस में नहीं डली थी, इसका मतलब वो एंट्रीज अभी बुक्स में पास ही नहीं हुई है, और बुक्स में एंट्री हमेशा डबल एंट्री सिस्टम से ही पास होनी है, इसलिए इन ट्रांजेक्शन्स का इम्पैक्ट हमेशा दो जगह दिखेगा आपको। ये बात को अगर हम समझ गए हैं, और किसी को भी अगर कोई डाउट नहीं है इस वाले कॉन्सेप्ट पे, तो हम आई थिंक आगे क्वेश्चंस बहुत इजीली और अच्छे से कर पाएंगे। रचिता, किसी को बस कोई डाउट? मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो आई है, जो तुमने बताई कि लेजर अकाउंट्स में जब हम सारी एंट्रीज कर देते हैं और लास्ट में जो भी बैलेंस बच रहा है, चाहे क्रेडिट या डेबिट, हम उसको हम नोट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस में, राइट? करेक्ट, ठीक है, ठीक ठीक है, इसीलिए ऑल्दो टेस्ट में सिर्फ हमें इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट वगैरह ये सब करना है, बट ये आपस में इतने इंटर रिलेटेड है कि किसी को जर्नल एंट्री नहीं पता ना, तो वो फिर बेचारा ट्रायल बैलेंस और वहां पे क्या करेगा वो, समझ लो। ये आपस में इतने इंटरकनेक्टेड इंटरट्वाइंड वो थे, कॉन्सेप्ट्स थे, इसलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ा। तो चलो अब हम ना आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अ, अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो ट्रायल बैलेंस का भी स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि ऐसा होता है। अब हम पढ़ते हैं एरर्स इन अकाउंटिंग, ठीक है। वो जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं वो क्या होता है, वो बेसिकली आपकी एरर्स होती हैं, कि या तो वो हमसे मिस हो गए, तो एरर्स हमारे पहले तो देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे 3 टाइप्स के एरर्स हो जाते हैं पोस्टिंग, मतलब अकाउंट पोस्ट करते हुए, मतलब एंट्रीज पोस्ट करते हुए, सॉरी, एंट्रीज पोस्ट करते हुए हमारे 3 टाइप्स के एरर हो जाते हैं। और पहला एरर है आपका अंडरस्टैंड, एक मिनट, 3 स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स है, एरर्स के टाइप है, इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल दे देते हैं इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन का, कि मान लो हमारे पास एक एंट्री हमने जो रिकॉर्ड करी है वो ये है कि रेंट पेड एज टेलीफोन एक्सपेंस। तो हमने रिकॉर्डेड रेंट पेड को, हमने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करा, रिकॉर्डेड रेंट पेड पेड एज टेलीफोन एक्सपेंस,
अब ये इसको इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन का एरर का एग्जांपल है ये, और हमने ऐसा क्यों किया है, मतलब इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में एक्सपेंस हमने किया था रेंट पेड, और हमने बुक कहाँ कर दिया, टेलीफोन एक्सपेंस में। तो सिर्फ क्लासिफिकेशन गलत हो गई है, रेंट की जगह हमने टेलीफोन कर दिया है, बाकी थे दोनों के दोनों एक्सपेंस ही। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या आ जाएगा कि मेरे जो टेलीफोन एक्सपेंस, क्योंकि मैंने मान लो लेट से ये अमाउंट था 1500 रुपीज का जो हमने रिकॉर्ड किया है रेंट की जगह टेलीफोन में, तो मेरा जो टेलीफोन एक्सपेंस है वो 1500 से ज्यादा बढ़ के दिख रहा होगा, बिकॉज मैंने गलत रिकॉर्डिंग कर दी है। और जो रेंट का मेरा एक्सपेंस है वो जनरली लेट से मेरा हर महीने 1500 का रेंट जाता है, तो जिस महीने मैंने ये गलत एंट्री कर दी है, तो जनरली हर महीने तो मेरा 1500 का रेंट दिखता है, लेकिन इस महीने क्योंकि मैंने गलत एंट्री कर दी है, तो मेरा रेंट पेड जो है वो 1500 से कम दिख रहा होगा मेरी बुक्स में मुझको, और टेलीफोन एक्सपेंस 1500 से ज्यादा दिख रहा होगा। तो ये मैंने आपको इम्पैक्ट भी समझा दिया कि इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन के क्या इम्पैक्ट हो जाता है, कि जिस अकाउंट में आपका गलत डल गया है वो एक्सपेंस, उसमें ज्यादा खर्चा बुक हो जाता है, और जिसमें एक्चुअली में डलना चाहिए था उसमें कम बुक हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे टाइप का एरर हमारा होता है, अगर मैं बात करूं तो वो उसे हम बोलते हैं ओमिशन। ठीक है, ओमिशन का मीनिंग होता है कि हमने भूल ही गए, ओमिट ही कर दिया, बेसिकली हम एंट्री ही करना भूल गए। ठीक है, तो लेट्स से कि वी ओमिटेड द क्रेडिट सेल, क्रेडिट पे हमने किसी को सेल करी और हम एंट्री करना भूल गए। उस टाइम लेट से 2 और 10 ग्राहक खड़े थे दुकान पे, तो मैं अपनी किताब में लिख लिया करती थी कि भैया इस बंदे को मैंने अभी अभी मान लो एज्यूम करवा रहे हूँ कि मान लो कि हमारी वो ग्रोसरी शॉप है, तो अभी अभी मेरे से 1500 रुपए, 1500 रुपए कह रहे हैं, लेट से 9000 रुपए का कोई सामान लेके गया है। ठीक है, तो 9000 का अगर कोई मुझसे सामान लेके गया, इतने में दूसरा ग्राहक आ गया, वो मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने लग गया, ये वो, मैं उधर उलझ गई, और मैंने ये भूल ही गई कि इस सेल को भी तो रिकॉर्ड करना था मुझे। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप का एरर होता है हमारा। ठीक है, और ये एरर क्या है, मतलब इस ओमिशन एरर की वजह से क्या होगा कि मेरे दो चीजें मिस हो गई। एक, मेरे को मान लो मैंने वो मतलब ये अविरल लेके गया था ग्रोसरी स्टोर से। ठीक है, तो एक तो मैं अविरल के नाम पे ट्रेड रिसीवेबल ओपन करना भूल गई कि मुझे अविरल से 9000 रुपए लेने। ठीक है, दूसरा मेरा इस एरर की वजह से दूसरा मतलब क्या मिस हुआ है कि मेरा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना था मुझे, टेक्निकली तो ये मेरी सेल थी ना, चाहे वो अभी क्रेडिट पे है कोई बात नहीं, अगर क्रेडिट पे है तो मैं ट्रेड रिसीवेबल में इसको रिकॉर्ड कर लेती, बट मेरी साथ में मेरी रेवेन्यू भी तो बुक नहीं हुई। तो ये मेरा एक दूसरे टाइप का यार एरर हो दोनों गया। सेम ही तो बातें हैं, रेवेन्यू और ट्रेड रिसीवेबल। नहीं, रेवेन्यू आपका इनकम एंड लॉस स्टेटमेंट में जाता है, हिट इसका, और ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस शीट में जाता है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब सेम ही कि 9000 यहाँ का। से अभी पेमेंट आनी है, राइट? उस अकाउंट में इफेक्ट रहेगा। है, और जो ट्रेड रिसीवेबल, जैसे कि अभी ये अमाउंट आई नहीं है, राइट? यही मतलब हुआ ना? अभी ये हाँ अमाउंट आनी बाकी है, इसलिए हमने उसका रिकॉर्ड कर लिया ताकि जब अमाउंट आ हाँ, जाएगी तब जबकि हाँ, क्योंकि हम गुड्स दे चुके हैं, तो अगर मैं राइट। रिकॉर्ड ही नहीं करूंगी कि हम गुड्स दे चुके हैं और किसी से लेनदारी है, तो ऐसे तो मैं कितनी बार भूल भूल के मेरा पैसा, ऐसे तो मेरा बिजनेस लॉस में चलने लगेगा ना फिर। हाँ, यार आपने क्या बोला, रेवेन्यू कहाँ जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, और ट्रेड इनकम एंड रिसीवेबल, ये और ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा जाके। अभी हमने जो सुबह बनाई थी वो क्या बनाई थी, छोटी सी जो दो ही ट्रांजैक्शन डाली। यार इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं हम, ये एंट्री भूले नहीं थे। ठीक है, अब मुझे कोई भी एक पर्सन हेल्प करो कि मैंने किसी को क्रेडिट सेल करी है 9000 की, मुझे उसकी कोई जर्नल एंट्री बनवाने में हेल्प करो यूजिंग द डीलर रूल। ठीक है,
ये डीलर रूल को एक बार और मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ ताकि सबको इजी हो जाए। 9,000 डेबिट होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, सॉरी सॉरी, 9,000 क्रेडिट होना चाहिए। हाँ, मुझे लगा आपकी बात तो पूरी एंट्री मिलेगी मुझे। ये लो जी, ये आपका डीलर रूल है। अब पहले तो ये बताओ क्रेडिट सेल का मीनिंग क्या हुआ? क्रेडिट सेल का मीनिंग कोई एक पर्सन अगर मुझे समझा दे तो। सामान दे दिया पर पैसे आने होंगे। हाँ, हाँ, तो it एक is तो a मेरी सेल है, type of, isn't it a kind of trade receivable? ट्रेड रिसीवेबल भी है, और ये मेरी, हाँ, ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक और है, तुम्हारी और इनकम भी साथ है में जो अभी मेरा रियलाइज नहीं रेवेन्यू, हुई है। साथ में मेरा रेवेन्यू भी है, राइट? हाँ, ठीक है, तो अगर मैं डीलर कंसेप्ट की बात करूं, तो जब मैं, जो मेरा ट्रेड रिसीवेबल है वो मेरा क्या होता है? एसेट एसेट होएगा ना। रेवेन्यू। एसेट इन और दिस नहीं, सेक्शन, और डीलर वाले एक सेक्शन मिनट, के लेफ्ट एक साइड एक पे एसेट होएगा। रेवेन्यू हुआ यार, रेवेन्यू भी होएगा, एसेट भी होएगा ना। रेवेन्यू, करेक्ट, ख्याति इज एब्सोल्युटली राइट, रेवेन्यू भी होगा एंड वो एसेट भी होगा, क्योंकि क्रेडिट सेल की हुई है तो ट्रेड रिसीवेबल है। तो जब इसकी जर्नल एंट्री पास करने बैठूंगी ना मैं, तो मैं क्या करूंगी, हम हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था ना कि भाई रेवेन्यू, चलो हम बेसिकली रेवेन्यू, सेल हुई है तो उसका मतलब क्या हुआ, मेरा इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, ठीक है, डीलर में आर यहाँ पे है, तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है, तो जर्नल एंट्री में मेरे को क्रेडिट पता चल गया रेवेन्यू, ये ठीक दोनों है। क्यों हुआ, ये बात नहीं समझ आई मुझे। तो हर तरह की जो ट्रांजैक्शंस होती है ना अच्छा, आपकी, मैं वो एक, ये जो आप डीलर देख रहे हो ना, इनमें किसी एक चीज को भी हिट कर सकती है, किसी दो चीजों को भी हिट कर सकती है, और मल्टीपल चीजों को भी हिट कर सकती है एट ए टाइम। हर ट्रांजैक्शन का नेचर अलग होता है। यार लेकिन सेल जो हुई है वो तो पूजा, सीधा हाँ रेवेन्यू। पूजा, चलो मैं आपको आपकी भाषा में समझाती हूँ, हम्म। ठीक है, वेरी गुड, सेल हुई है, मैं बिल्कुल पूजा के ही साथ हूँ मैं तो। पूजा, आपने ना ग्रोसरी शॉप शॉप पे गए और आपने 9,000 का सामान खरीदा, राइट, ठीक है, जब आपने सामान खरीदा तो बदले में कुछ दिया भी होगा, पैसे दिए होंगे। दिए होंगे ना, चलो, हम्म, अब पूजा ने कैश में हमारी ग्रोसरी शॉप वाले को 9,000 रुपीज दिए हैं और बदले में सामान लिए, ठीक है, अब ग्रोसरी शॉप वाले को ये एंट्री अपनी बुक में पास ऑन करनी है, प्लीज ये एंट्री बुक पास करो। सीधा सीधा रेवेन्यू। कैश इज एन एसेट ना, तो कैश नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ हाँ, पूजा को बोल, एक बार बोलने सॉरी दो, सॉरी पूजा ही सॉरी। आंसर करोगी रेवेन्यू कि क्रेडिट हो रहा है सीधा सीधा, राइट साइड वाला। सीधा सीधा रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है, अच्छा, और कैश, कैश का रिकॉर्ड नहीं रखे हम? भाई साहब रेवेन्यू भी तो कैश ही होता है। अरे, रेवेन्यू तो एंड में कैलकुलेट, रेवेन्यू, रेवेन्यू कैश नहीं होता पूजा, कैश रेवेन्यू आपको, तो अच्छा चलो, अगर नहीं पूजा की बात कोई, अब तो मैं पूजा की ही बात को ऊपर रखूंगी, रेवेन्यू मेरा कैश होता है भैया, ये तो बहुत ही अच्छा नया लॉजिक सीख लिया हमने, रेवेन्यू इज इक्वल टू कैश हो गया, ठीक है। पूजा, हाँ, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप एक बेसिकली इन्वेस्टर हो, ठीक है, मैंने आपसे बोला पूजा यार आपके पास पैसे है तो यार मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, आपने कहा हाँ कर दूंगी, बदले में मुझे शेयर कैपिटल चाहिए भाई तेरे से, मैंने कहा हाँ पूजा मैं आपको शेयर कैपिटल देने के लिए तैयार हूँ, 50,000 इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, पूजा ने मेरे को कैश दे दिया, अब मैं इसको पूजा की कैपिटल बना, कैपिटल सॉरी यार, मैं उसकी पूजा की इसको कैपिटल बनाऊंगी, या मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूं कि पूजा ने मुझे जो 50,000 रुपए दिए, मैं उसके नाम को, उसको मैं रेवेन्यू ट्रीट कर लूंगी, क्योंकि आप कैपिटल। पूजा ने हमें समझाया ना अभी रेवेन्यू इज इक्वल टू कैश। नहीं तो ये रेवेन्यू नहीं है, ये सेल नहीं है ना ये।
ये तो आपको मिले हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, तो आप इसको एज कैपिटल। एब्सोल्युटली। तो जो कैश है आपका, उसकी नेचर भी तो आपको पता होनी चाहिए ना, कि किस खुशी में कैश मिल रहा है हमें। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग ही ये है ना, कि एक एक इम्पैक्ट मेरा कैश में जाके हिट हो रहा है, तो वेयर इज द सेकंड इम्पैक्ट? तो रेवेन्यू वाले केस में वो रेवेन्यू को हिट कर रहा है, और इक्विटी वाले केस में वो इक्विटी एंड कैश का ट्रांजेक्शन था। तो ये उसका डबल एंट्री इम्पैक्ट है, कि एक वो इक्विटी को हिट करेगा, एक वो कैश को हिट करेगा। तो हर जगह जहां भी डबल एंट्री करनी है, वहां डीईए में से एक चूज करना है और एलईआर में से एक चूज करना है, नहीं, ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। अभी ख्याति ने बोला कि वो कुछ भी हो सकता है। अब अभी जैसे मैं आपको, चलो अब सुनो सुनो, अब एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अब पूजा ने 10,000 के इक्विपमेंट परचेज की। हम्म इक्विपमेंट छोड़ देते हैं, पूजा को इक्विपमेंट वर्ड ना एक्सपेंस से डील करने लग जाती है पूजा। तो पूजा ने सीधा मशीनरी बाय कर ली हम्म 10,000 की, फॉर हर स्मॉल फैक्ट्री। ठीक है। अब कैश में बाय करी है ये हम। अब अब इस ट्रांजेक्शन में मशीनरी क्या है मेरी? एसेट एसेट एंड थैंक्स ख्याति। लायबिलिटी भी है। कैश क्या है मेरा? आपको अभी बाद में वो करती हूँ, आपकी प्रॉब्लम बाद में लेती हूँ। ठीक है। आयुषी, मशीनरी तो एसेट है, आप, कैश अब मेरे को नहीं ये पता। एसेट है। कैश क्या होता है पूजा? अब एसेट ही लग रहा है मुझे तो। लग रहा नहीं होता, वो कैश ही होता है। तो मतलब एसेट ही होता है। एसेट की हाँ डेफिनेशन क्या होती है? जिसका हाँ, बेनिफिट हम उठा सकें। तो जब करेक्ट तक करेक्ट। कैश मेरे बैलेंस में, मेरे अकाउंट में कैश रखा है, तब तक इट इज अ बेनिफिट फॉर मी ना, जिसको मैं फ्यूचर पीरियड में यूज कर सकती हूँ। ठीक तो है, तो बाय दोनों डेफिनेशन एसेट हो गए। कैश इज एसेट, ये भी एसेट। तो अभी जो थोड़ी देर पहले आपने मुझे ये बोला कि डीलर में एक एक साइड डीईए होता है, दूसरी साइड एलईआर होता है, तो दोनों में से एक एक साइड हमें चूज करनी होती है। नहीं, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर ट्रांजेक्शन। कई तो बार आप एसेट इसको टू कैसे एसेट की लिखते हैं? ट्रांजेक्शन हो रही है। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, ये जो कैश 10,000 मशीनरी आप है? ही बताओगे मुझे। अब मशीनरी एक एसेट है, ये बड़ा है कि घटा है? पहले आप इसका आंसर ये करो। बड़ा है। बड़ा है। एसेट में जब बढ़ते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, डेबिट। डेबिट करते हैं? डेबिट। डेबिट करते हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। डेबिट। ठीक है। अब कैश हमारा एसेट है, हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, राइट? हम्म अब कैश मेरा बड़ा है कि घटा है? ओके, घटा है। कम हो घट गया ना, हाँ। घटा है। तो ओके। कम हो तो गया। क्रेडिट हो जब जाएगा। एसेट कम होता है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। थैंक यू ख्याति। मेरे को डीलर आज समझ आ गया। हम्म थैंक यू आयुषी। और मुझे तो अभी सुबह भी आपके आया। डाउट पे लेके आऊंगी मैं। अब मुझे पूजा इस सुबह। एंट्री, ये ये एंट्री समझ आई आपको? आ गया, ये वाला आ गया। ये वाला आ गया। अब हम हाँ। क्रेडिट सेल पे 9,000। चलते हैं फिर से। 9,000 वाला पे एक बारी करवा दो। नहीं, 9,000 वाले पे जाने से पहले आयुषी, इसी प्रॉब्लम में आपने क्या बोला था, लाइबिलिटी भी खड़ी हो जाएगी, क्यों? नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई थी कि कैश हम्म, लायबिलिटी हो जाएगा। मैं अच्छा, गलत थी। ठीक है। मतलब डाउट तो नहीं है ना अब आयुषी आप? नहीं नहीं नहीं, मैं अब जब समझा उसके बाद फिर मेरे को समझ आ गया। ठीक है, गुड। अब हम वापस से चलते हैं एक और 9,000 लास्ट वाले पे। क्वेश्चन। हमारी हाँ बुक जी। अकॉर्डिंग ये कौन सा चैप्टर है? जस्ट आस्किंग। चैप्टर 3, 4? 3। 3। अच्छा, तो अब हम वापस आते हैं। पहले मैं कैश सेल कर रहा हूँ पूजा। अब इसकी मुझे एंट्री फिर से बताओगे आप। कैश सेल्स करी है मैंने 9,000 की। पूजा जी, इसकी जर्नल एंट्री बताइए। या कैश। विरल आप भी बोल सकते हो, बहुत साइलेंट घूम रहे हो। रेवेन्यू आया है, रेवेन्यू बढ़ा है, बढ़ने वाले साइड राइट वाली बढ़ी है, तो हम उसको बोल देते हैं क्रेडिट। चलो आपके लिए डीलर। क्रेडिट, हाँ, रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। वैसे यार ये ये एक समझ रूल में भी आ गया होता है कि जनरल वाला। रेवेन्यू इज ऑलवेज क्रेडिटेड। ठीक है।
ये एक रूल भी होता है कि डीलर में तो है ही है, याद रख सकते हो डीलर के थ्रू, तो वेरी गुड। बट जो रेवेन्यू या इनकम जो होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है आपकी, ठीक है। ये मतलब इसको भी याद रख सकते हो। अच्छा, और कैश क्या है? अब कैश, आप कैश में आया है, कैश बढ़ा है घटा है? घटा है। कैश बढ़ा है, अभी थैंक्स कैश कैफे। बढ़ेगा। हाँ, कैश में कैश सेल्स बढ़ा हुई है, है। तेरे पास कैश आया है, तो कैश आया क्या बढ़ा है। है। सेल्स करें? हाँ, ये कैश आया है, सही कह रही है। ठीक है। जब मैंने ग्रोसरी शॉप में सेल्स करी ना 9,000 की, अभी कैश सेल्स करी, तो मैंने उसे गुड्स तो सेल्स रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन मेरे 9,000 गल्ले में भी तो बढ़ गए ना यार। रचिता, ये मतलब कैश में तो हमारा वो हो जाएगा क्रेडिट, राइट? ऐसे नहीं, पहले आप मुझे पूरा लॉजिक दोगे कि कैश जैसे कि अकाउंट है, कैश मतलब एसेट हो गया, ठीक है। हाँ, एसेट अगर बढ़ते हैं तो उसको क्या करते हैं हम? ये रहा क्रेडिट। डीलर आपके आगे। एक बार और देख लो अविरल, देख के आंसर कर दो प्लीज। एसेट बढ़ते हैं तो उसको क्या करते हैं हम? एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं ना। लिखा हुआ है ऊपर भाई। विरल पढ़ के आंसर करो। ये रहा डीलर एसेट, ये रहा एसेट डेबिट, डेबिट। बढ़ता है। थैंक यू अविरल। अगर आपको रटना ही है ना अविरल, तो प्लीज डीलर की ये इक्वेशन रट लो प्लीज, ठीक है। कंसेप्ट ठीक, मत रटो, ठीक। ठीक है। तो क्योंकि ये कैश मेरा एसेट होता है, और एसेट्स जब मेरे इंक्रीज होते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो इसलिए कैश मेरा यहाँ पे बड़ा है, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट डेबिट। टू रेवेन्यू अकाउंट। तो ये डेबिट बैलेंस 9,000 9,000। इस एंट्री में किसी को भी कोई कंफ्यूजन रह गया, इंक्लूडिंग आयुषी? नहीं, कोई नहीं। ठीक है। अब क्रेडिट सेल्स पे आते हैं। अब एक गल्ले में पैसा आया नहीं। हाँ जी। रचना, ये जो आप अभी हम एंट्रीज कर रहे हैं, ये बैलेंस शीट की एंट्रीज है ना, कि किसकी एंट्री है ये जर्नल एंट्री, ये जर्नल है। जर्नल एंट्री। हाँ, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर जो एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं होती, क्योंकि हाँ, हम उनको करना भूल गए हैं, या जिस डेट पे हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया था, ये ट्रांजेक्शन्स उस टाइम पीरियड के बाद हुई हैं, इसलिए वो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्डेड नहीं है, इसलिए ये उसके बाहर की हैं। या फिर अगर क्वेश्चन जर्नल एंट्री वाला है, तो ये जर्नल एंट्री भी तो है यार। उस महीने के अगर मान लो आपको अभी लेजर अकाउंट और ये जर्नल पोस्टिंग वगैरह अगर आपको अभी करनी है, स्टार्ट करनी है, तो आप जर्नल एंट्री से ही स्टार्ट करते हो ना। तो दीज आर ऑल जर्नल एंट्रीज। अब ठीक है। क्रेडिट सेल्स में क्या हुआ? अब सेल तो कर दी, गुड्स तो चले गए, ठीक है, लेकिन गल्ले में पैसा नहीं आना था, क्योंकि क्रेडिट बंदे ने पहले ही बोल दिया था, भाई मेरे खाते में लिख ले, मैं दे दूंगा तेरे को 9,000 रुपए बाद में, ठीक है। और हम तो जी भूल के बैठ गए, अब गल्ले में भी पैसे नहीं आए और हम भूल के बैठ गए इस ट्रांजेक्शन को, ठीक है। तो अब क्या करें? अब इस ट्रांजेक्शन को हमें फिर करना पड़ेगा ना बुक्स के अंदर, राइट। तो एरर क्या हुआ था? इफ ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? एरर ऑफ ओमिशन। Omission। तो हम ओमिट कर गए थे इस एंट्री को, बिल्कुल भूल ही गए थे इसको करना, ठीक है। तो अब इस जर्नल एंट्री को प्लीज कोई मुझे बताए कि ये जर्नल एंट्री कैसे पास होने वाली है। ऊपर क्या लिखा तो हुआ लिखूं है, मैं? कैश अकाउंट डेबिट और टू रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। वो कैश सेल्स है, ये क्रेडिट सेल्स है पूजा। ओके, प्लीज वर्ड्स को ध्यान दे के पढ़ो, ओके। मतलब पेपर में आंसर गलत हो जाएगा तो इसलिए बोल क्रेडिट रहा हूँ। सेल तो लाइबिलिटी हो गई, उल्टा हो गया। किसकी लाइबिलिटी हो गई? पूजा ने मेरे से 9,000 का सामान लिया है, ठीक है। नाउ हु इज लाइबल इन दिस ट्रांजेक्शन? आई एम टू द फर्म। राइट, यस, यू आर टू द फर्म, ठीक है। तो अब मैं तो जब फर्म फॉर्म्स की के लिए बुक्स तो बना रही हूँ ना, ये अपकमिंग, इसमें अब अपकमिंग एसेट होगा। रेवेन्यू तो आएगा, पर रेवेन्यू लेटर स्टेज पे आएगा, अभी तुरंत नहीं आएगा। बट एट द सेम टाइम रेवेन्यू को अकाउंट करना पड़ेगा ना अपनी बुक में कि ये कभी आएगा। नहीं, कभी नहीं आएगा, जैसे ही आप ये ट्रांजेक्शन लिख दोगे बस वो अकाउंट फॉर हो जाएगा रेवेन्यू। पर उसका तेरे उसके अकाउंट में नहीं आएगा। रेवेन्यू आएगा का मतलब, यार सुनो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिफरेंट होता है बिलिंग से, ठीक है। ओके, बिलिंग
जैसे अब जैसे ही पहले तो मैं ये एंट्री कर देती हूँ यार, ख्याति यू हेल्प मी आउट फॉर दिस एंट्री। हाँ जी, क्रेडिट सेल्स करिए। तो बेसिकली क्रेडिट सेल्स करिए, मतलब हमने सामान बेच दिया पर हमारे पास पैसा नहीं आया, बट क्योंकि करेक्ट, हमने सामान बेच दिया तो रेवेन्यू तो हमारा हो गया, तो ये रेवेन्यू राइट, साइड पे वेरी हिट कर गुड। जाएगा आपको। ठीक है, और रेवेन्यू रेवेन्यू हमेशा साइड क्रेडिट बढ़ करना रहा है होता है। तो वो हमेशा क्रेडिट होएगा। ठीक है, हाँ, अब क्योंकि मैं ये दे चुकी हूँ सामान किसी को, मेरे पास पूरा हम्म, पूरा हक है उससे पैसे मांगने का। हाँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास हक है कि मैं उससे पैसे मांगू, तो ये बन जाएगा मेरा रिसीवेबल, कि मेरे करेक्ट। पास तो पैसा यहाँ पे, आएगा। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं सीधा पूजा के नाम पे लिख देती एंट्री को, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है पूजा मेरे से सामान लेके गई है, तो पूजा के नाम का लेजर अकाउंट खोल देती मैं कि पूजा अकाउंट डेबिट 9,000, क्योंकि वो मेरी देनदार है अब, करेक्ट। टू रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एंट्री में ही, आयुषी, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, इस पर्टिकुलर एंट्री में आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुका है। हाँ ठीक है, हाँ। अब जो Is नहीं हुआ है वो able to ये है कि इस रेवेन्यू के अगेंस्ट में पैसा नहीं आया, पूजा का नाम आ गया बस। हाँ, आई वॉज अनेबल टू सिर्फ, अंडरस्टैंड कि किसका नाम हाँ, डलेगा या क्या लिखेंगे। जैसे ख्याति बोल रही हाँ, थी कि वो तो, टू हाँ, तो, या फिर ट्रेड रिसीवेबल है तो वो किसके नाम पे एंट्री होगी। हाँ, तो हम जनरली पूजा के नाम पे एंट्री नहीं करते हैं, मतलब हाँ ऑब्वियसली छोटा सा किराना शॉप है तो हम उसमें तो लिखेंगे ही, पूजा के नाम पे ही करेंगे। बट जनरली हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री जब हम पास ऑन करते हैं, तो क्योंकि हमने लेजर अकाउंट 50,000 थोड़ी खोलने हैं यार, किराना शॉप पे तो 50,000 क्लाइंट आते रहेंगे, रोज का आया गया आया गया। कुछ लोग बीड़ी सिगरेट वाले भी होते हैं, वो भी लिख देते हैं भाई मेरी एंट्री कर दे यार बुक में। ठीक है, अब क्या आप हर बीड़ी सिगरेट बेचने वाले का नाम से लेजर थोड़ी खोलने बैठ जाओगे, इसलिए लेजर आप क्या खोलोगे, लेजर आप खोलोगे ट्रेड रिसीवेबल, जो कि ख्याति ने बताया था हमें। हम्म। ठीक है, लेजर ट्रेड रिसीवेबल है, नरेशन में आप लिख सकते हो, हर जनरल एंट्री नरेशन के बिना बिल्कुल अधूरी है। ठीक है, तो आप नरेशन में आप उसको अच्छे से लिख सकते हो, क्रेडिट सेल्स टू पूजा। गॉट इट। आई एम ठीक हियरिंग है, द और यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ नरेशन फॉर द फॉर्मेट में फर्स्ट अपना टाइम, डेट तो वेट। बता दो एक बार नरेशन क्या होता है एग्जैक्टली। नरेशन में बस आप एक छोटा सा बेसिकली जो ट्रांजेक्शन हुई है उसी को रिकॉर्ड कर देते हो। ठीक है, कि भाई अभी ऊपर मैंने बताया कि मैं अब हर एक उसका अपने किराना स्टोर पे आने वाले का लेजर अकाउंट खोलने बैठ जाऊंगी तो मेरे तो मतलब हजारों लेजर अकाउंट खुल जाएंगे, है ना। तो करेक्ट। इसलिए मैं क्या करूंगी, मैंने अपनी ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट लेजर अकाउंट में पोस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया कि वो ट्रेड रिसीवेबल किसके लिए है, वो किसके अगेंस्ट है। ठीक है, तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि मुझे पूजा से पैसे लेने हैं। अच्छा, और अगर मेरे मल्टीपल ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, जैसे हम्म, कि एक ही उसमें मेरे दो अलग अलग पार्टीज को क्रेडिट सेल्स हुए हैं, पूजा और अविरल दोनों को हुए हैं, तो मैं उसकी हाँ, नरेशन कैसे लिखूंगी? क्योंकि अभी तो मैं लिख तो दूंगी मैं ट्रेड उसकी नरेशन रिसीवेबल। ऐसे लिख दूंगी, हाँ। क्रेडिट सेल्स टू पूजा 4,000, अविरल 5,000। अंडरस्टूड नई भी अंडरस्टूड। लिखेंगे तो भी चलेगा ना। हाँ जी, ये नई भी लिखेंगे तो भी चलेगा ना, अगर हमने नहीं ट्रेड अगर क्वेश्चन, रिसीवेबल की 9,000 वाली लाइन सही लिख दी तो ये मतलब हटा भी दिया तो चलेगा या लिखना ही है। नहीं नरेशन तो देखो पूजा अब एंड बाकी सब भी ध्यान दो इस बात पे, क्वेश्चन अगर आपका जर्नल एंट्री पास करने को बोल रहा है, ठीक है, जर्नल एंट्री का हमने एक फॉर्मेट सीखा था कल, डेट होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है, देन आपका लेजर फोलियो होता है, और जिसको हम पोस्टिंग रेफरेंस भी बोल देते हैं कई जगहों पे। ठीक है, एंड देन आपका डेबिट कॉलम होता है, डेबिट अमाउंट का कॉलम होता है, एंड क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होता है। जब आप ये जर्नल एंट्रीज पास करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो
आज क्या डेट है? 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को हमने सेल करी है और हमने क्रेडिट सेल करी है, इसीलिए ट्रेड रिसीवेबल टू रेवेन्यू। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 9,000। अब ये मैंने की है, नरेशन मुझे लिखनी पड़ती है यहाँ पे। गुड्स जितना मतलब एक्सप्लेन करके लिखना चाहती हूँ उतना एक्सप्लेन करके लिख सकती हूँ, जितना कम शब्दों में समझ आ जाएगा उतने कम शब्दों में भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ, गुड्स सोल्ड टू पूजा ऑन क्रेडिट। और पूजा और अविरल दोनों होते तो पूजा तो उसका अमाउंट जितना है वो, एंड अविरल एंड उसका अमाउंट जितना है वो, एंड नरेशन क्लोज। ये होती है आपकी एक जर्नल एंट्री सही मायने। विदाउट नरेशन जर्नल एंट्री अधूरी होती है। समझ गए। ठीक है, तो सॉरी, सॉरी जस्ट अब वन क्वेश्चन, लेजर हाँ जी। फोलियो में क्या डालते हैं हम लोग? यार अपने ना ये वाले क्वेश्चंस में आता नहीं है, ये जो ये अच्छा। क्वेश्चन होते हैं ना बुकिश क्वेश्चंस, उसमें हाँ आता जी। नहीं है। लेकिन जनरली आपका जो रियल लाइफ में अगर बात करो तो हम्म। हम कोई मतलब एक जैसे इसमें यहाँ पे इनका अकाउंट नंबर भी आ सकता है। जैसे ट्रेड रिसीवेबल को ना हमने एक यूनिक कोड दे दिया होगा, लेट जस्ट से 301, ठीक है। अच्छा। और रेवेन्यू अकाउंट को हमने एक अलग यूनिक कोड दिया हुआ है, लेट से रेवेन्यू है ना, तो 4 सीरीज होता है, तो 401 लेट से, हम्म। ठीक है। तो ऐसे वो हम बेसिकली यूनिक कोड्स अटैच कर देते हैं उस ट्रांजेक्शन के, ताकि हमें पता लग जाए कहाँ कहाँ हमें हमने ये ट्रांजेक्शन करी है। और अदरवाइज अंडरस्टूड। हमने कोई और उस ट्रांजेक्शन का यूनिक कोड डिफाइन किया हुआ है तो हम वो कोड भी लिख देते हैं, वो कोड भी लिखते हैं कई तो बार। तो तो जब डिपेंड्स। फाइनली आप अगर लेट्स से ये एक्सेल में बन रही है तो आप फिर फिल्टर लगा लेते हो उस कोड से, तो समझ आ जाता है कि इस पर्टिकुलर अकाउंट में अकाउंट में इतनी इतनी बार एंट्री हुई है। तो है। ठीक है, ठीक। अंडरस्टूड। वेरी गुड अच्छा, तो आयुषी। आपने बोला बुकिश क्वेश्चंस में नहीं आता, तो अगर एग्जाम में हमको जर्नल एंट्री तो पोस्टिंग बस ये आएगा इसको ब्लैंक छोड़ देना, तो इसको लेजर ब्लैंक फोलियो छोड़ना है? बनाना जरूर है ताकि आपका हाँ जी। फॉर्मेट पूरा दिखे, हाँ बट जी। इसको ब्लैंक छोड़ देना। यूं ऐसे पतला सा कॉलम बना देते थे हम तो लेजर फोलियो अंडरस्टूड। का, और उस पे ठीक है। एल डॉट एफ डॉट लिख देते थे, बस खत्म। अंडरस्टूड, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, अब पहले मुझे ये बताओ कि ये एरर जो हम पढ़ रहे थे, ये ओमिशन का एरर, ये हमें क्लियर हो गया कि हम एंट्री ही लिखना भूल गए थे, तो हम उसकी फिर जर्नल एंट्री पास करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मेरे ट्रायल बैलेंस में नहीं थी, ये मेरे ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट्स में थी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? और नहीं। ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक है। या आगे मैं वेबसाइट अब ये पोस्टिंग रेफरेंस बता रहे हैं यार, ये 301 401 जो यार मतलब कुछ नहीं है, पास। बकवास है ये, बकवास है ये, बुक्स में आता भी नहीं, ओके, ये बुक में नहीं आता अभी भी। ये बस एक आप न्यू समझ लो, एक एंट्री को वो करने वाला वो है ये, ठीक है, ठीक है। ठीक है। आइडेंटिफाई करने वाला एक यूनिक सा कोड है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। रोल नंबर है एवरल, बस समझ जाओ। हाँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं रोल नंबर का। इट्स जस्ट अ यूनिक कोड गिवन टू ईच ऑफ द अकाउंट्स, दैट्स इट। करेक्ट, करेक्ट। थर्ड आपका थर्ड टाइप होता है आपका एरर का रेपिटेशन। अब रेपिटेशन में आप क्या कर देते हो, एक ही एंट्री को गलती से दो बार, जैसे आपने दो अकाउंटेंट बिठा रखे हैं, ठीक है। एक अकाउंटेंट बिल चढ़ा रहा था कि भाई ये बिल रखे हैं, उसको चढ़ा रहा था। शिफ्ट चेंज हुई, उसने लास्ट वाला बिल चढ़ा दिया था, लेकिन उसने वो गलती से फाइल में रखा नहीं कि भाई ये तो मैं चढ़ा चुका हूँ। उसने अभी वो उसी फाइल में रखा रहने दे दिया जिस फाइल में अभी बिल, वो वाले बिल्स रखे होते हैं जो चढ़े नहीं थे बुक्स में।
शिफ्ट चेंज हुई, दूसरा अकाउंटेंट आया, उसने फाइल उठाई और उसने वो बिल्स चढ़ाने शुरू कर दिए। तो अब क्या हुआ, वो एक बिल दो दो बार चढ़ गया बुक्स में। क्यों? कैसे? एक पुराने वाले उसने चढ़ा दिया अकाउंटेंट ने, जो जिसकी शिफ्ट चेंज हुई थी और वो हटाना भूल गया था उस फाइल से, और एक नए वाले ने चढ़ा दिया। तो अब क्या हो गया, ट्रांजेक्शन क्या हुई है, दो बार रिकॉर्ड हो गई है। रिकॉर्डेड द परचेज ट्वाइस। ठीक है, अब हमने गलती से दो बार परचेज वो कर लिया। ठीक है, इसमें हमने परचेज की थी 2,000 रुपए की। ठीक है, और जब कुछ लिखा नहीं होता है ना कि भैया क्रेडिट में करी या मतलब कैसे वो परचेज थी या कैसे वो सेल थी, तो हमेशा कैश मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये आप लोग बात याद रखना कि जब क्वेश्चन में कहीं पे क्लियरली ये नहीं लिखा है कि ये हमने क्रेडिट सेल करी है या फिर परचेज आइटम जो है वो क्रेडिट पे लिया है, अगर ऐसा कुछ क्लियरली मेंशन नहीं है तो इट मींस इट्स अ कैश परचेज और अ कैश सेल्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कैश परचेज कर ली क्योंकि कहीं पे भी लिखा नहीं था कि ये हमने उधार पे परचेज किया था आइटम। ठीक है, तो हम सीधा अपना एज्यूम्शन आगे लेके बढ़ जाएंगे, कैश में किया था। तो दो बार हो सॉरी, गया। जस्ट वन क्वेश्चन हियर। आपने अभी बोला इफ नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज कि क्रेडिट पे सेल हुआ है या क्रेडिट पे परचेज हुई है, सो वी आर गोइंग टू कंसीडर इट एज कैश। कई बार ऐसे भी Cash होता है ना transaction। कि सेल मेड टू रमेश, सिर्फ नाम दिया होता है बंदे का, हाँ, उस केस में क्या कंसिडर करेंगे उसको? उस केस में भी सेल मेड टू रमेश में भी कैश ही कंसिडर करेंगे, अनलेस इट इज मेंशन्ड कि वो सेल जो रमेश को की गई है वो आपकी क्रेडिट सेल की गई है। ठीक है, अच्छा, so उस क्वेश्चन केस में भी इतना, कैश ही जाएगा। हाँ, उस केस में मतलब वही, जब तक क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन ना हो ना कि ये किसी भी प्रकार से उधार वाला ट्रांजैक्शन था, तो हमने यही अज्यूम करना है कि बंदा आया, पैसे दिए, चल गया, ट्रांजैक्शन अंडरस्टूड, की और निकलता बना। अंडरस्टूड। ठीक है, ये रिपीटेशन का एरर हो जाता है। देन फोर्थ हो जाएगा। अच्छा, इस एरर को अगर मैंने ये रिकॉर्ड दो बार कर दिए तो इस एरर को मुझे अगर करेक्ट करना हो अपनी बुक में तो मैं कैसे करूंगी इस एरर को करेक्ट? मैंने दो बार परचेज वो कर लिया है, तो पहले तो आपको इसमें क्या करना होता है, रफ में इमेजिन करना होता है कि ओरिजिनल एंट्री मैंने पास क्या की होगी। ठीक है, मैंने परचेज किया है, परचेज के टाइम पे मैं ये मान के चलती हूँ कि कुछ ना कुछ हमने मतलब रॉ मटेरियल या ऐसा कुछ ही परचेज किया है। ठीक है, जनरली हम परचेज ट्रांजेक्शन उन्हीं ट्रांजेक्शन को ही बोलते हैं कि या तो मैंने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने आयुषी मैन्युफैक्चरर है, मैंने आयुषी मैन्युफैक्चरर से क्या नाम है, अपैरल ऑर्डर किए और मैंने वो परचेज किए और मैं ट्रेडिंग करते हूँ, मैंने उसको परचेज करके अपने स्टॉक में रख लिया है। अब मैं उसको जैसे ही मेरे को ऑर्डर आएगा, ख्याति या पूजा या अविरल जो भी मुझे ऑर्डर देंगे, मैं फिर उसको उसी आइटम को निकाल के बेच दूंगी। ठीक है, तो बेसिकली परचेज हम अपने स्टॉक आइटम के लिए ही जनरली मेंशन करते हैं। स्टॉक आइटम इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ क्योंकि स्टॉक आइटम का मतलब हो गया या तो वो रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड, किसी भी तरीके का स्टॉक है वो हमारा, जिसको हम इवेंचुअली सेल करेंगे। ठीक है, तो स्टॉक हमारा एसेट हुआ कि लाइबिलिटी हुई? एसेट। लाइबिलिटी हुई। क्यों? ये लाइबिलिटी वाला जो आया है ना, देना वो उससे तो हमें, मैं अलग से बात करूंगी। एज अ फर्म सोचेंगे तो हमें स्टॉक देना है लोगों को। नहीं, पर आपने उसको खरीद के रखा हुआ है ना, स्टॉक एसेट होएगा पूजा। यार तो फर्म के जस्ट लिए तो स्टॉक जो है ना, जैसे जस्ट मशीनरी भी स्टॉक एसेट हुआ ना। मशीनरी एसेट है। स्टॉक हाँ, जो है उसका जो बेनिफिट है इन द टर्म्स ऑफ सेल, अभी वो उठाना बाकी है। हाँ। यहाँ पे स्टॉक क्या अभी है बस कि वो हमने शेयर। लाके रखा है।
ये शेयर नहीं है नहीं स्टॉक नहीं, ये यार। शेयर नहीं है भाई यार, ये रॉ मटेरियल और अरे वो बोल रही हूँ यार इतनी देर सॉरी से यार। इन्वेंट्री में रखा हुआ है। इन्वेंट्री है, हाँ। हाँ यार, इन्वेंट्री बोल लो यार, छी ठीक है, यार। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। ये मेरी इन्वेंट्री है। थैंक यू अविरल। हाँ जी, Mention। तो अभी तो ऐसा जब ये रेपिटेशन एरर होता है, अब अगर इस रेपिटेशन एरर को मैंने बुक्स में करेक्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे यही देखना पड़ेगा ना, मैंने एंट्री क्या करी होगी। तो मैंने परचेज किया, एक इन्वेंट्री आइटम परचेज किया। इन्वेंट्री क्या होता है? मेरा एसेट। एसेट ठीक एसेट है, इंक्रीज हो एसेट जाता है परचेज किया है मतलब एसेट इंक्रीज हुआ है। हम्म। और जो चीज इंक्रीज, जब एसेट इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। डेबिट। ठीक है, तो मैंने क्या एंट्री करी होगी? तुमने परचेज 2 अकाउंट। डेबिट्स कर दिए होंगे परचेज अकाउंट में। हाँ, पहले एक बार सुनो ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू हम, क्योंकि इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये क्रेडिट है, तो मैं क्या तो ये अज्यूम कैश है। करूंगी कि ये कैश ट्रांजेक्शन है। कैश हमारा एसेट होता है, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। थैंक यू। ये हमने इसका मतलब ओरिजिनली एंट्री पास की होगी, और वो भी दो दो बार। तो एक बार करी वो तो ठीक था, लेकिन जो दूसरी बार करी वो गलत हुआ ना। रेपिटेशन Correct. एरर एक बार तो करना ही था, दूसरी बार करके गलत किया। तो ऐसे में रेपिटेशन एरर को ठीक करने के लिए, तो जो हमने ओरिजिनली एंट्री पास की होगी उसको हमने रफ में लिखा, और हम जर्नल एंट्री, उसकी करेक्शन एंट्री क्या डालेंगे? उसकी करेक्शन एंट्री हो जाएगी। कोई बताना चाहेगा मुझे करेक्शन हाँ। एंट्री क्या डलेगी? हाँ, बताइए। रिवर्स। परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नहीं, थैंक यू अविरल एंड ख्याति, बोथ ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट, यू गाइस रॉक। क्या गलत है क्या? बिल्कुल उसका रिवर्स हो जाएगा, है ना? नहीं, वही होगा, वही क्यों गलत है, सही है, वही होगा ना। परफेक्ट है। यार अभी तो आपने कहा कि ऊपर वाली तो सही थी। हाँ, तो उसका रिवर्स कर देंगे ना, क्योंकि वो 2 बार हो गई। तो जो दूसरी पर वाली है उसको अंडू करने के लिए उसको रिवर्स करना पड़ेगा ना, हमें तीसरी ट्रांजैक्शन निकलेगी पूजा ये। इसको 2 ट्रांजैक्शंस करके फिर तीसरी करके दिखाओ रचिता, एक बार शायद तब क्लियर हो जाए। मुझे सेम रेपिटेशन ट्रांजैक्शन 2 एरर बार था ना। करके फिर तीसरी करके दिखाओ उसको। बेसिकली 2 एंट्री आई 2000 की, तो 4000 हो गया। अब हम उसमें से 2000 वापस माइनस कर रहे हैं। लेकिन हमने तो 4 ही कर दिए ना, यही तो बोल रही हूँ मैं। कहाँ करा पूजा, वो एंट्री है, हुए 2000 ही है, एंट्री डेबिट है, क्रेडिट 2 हो बार गए, दिखाया, अलग उस अकाउंट तरीका। से वो। हाँ जी, रचिता इसमें आप एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन मुझको करो, मुझे लगता है आप बेटर कर पाओगे। कंफ्यूजन ही हुई जा रही है, बीच में थोड़ा मिस हो गया तो। पूजा, सॉरी बट अगर आपका फोकस कहीं और है तो इधर ही लेके आ जाओ, ठीक है? यार अब यही है, बीच में थोड़ा थकान हो रही थी, बट कोशिश कर रही हूँ। ओके। एनीवे, सो आप बोलो। रेपिटेशन का मतलब क्या होता है पूजा? अच्छा, आपने 2 बार डाल दिया था, ठीक है, समझ गई, अब मैं समझ गई। मेरे को लगा एक बार में आप कह रहे हो सेकंड वाली लाइन इज अ रेपिटेशन। थैंक यू, अगर आप समझ गए तो। क्योंकि जब भी जर्नल एंट्री पोस्ट करेगा बंदा, वो एक लाइन नहीं करता, सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं है। वो जब पोस्ट कर रहा होगा वो हर बार दोनों दोनों ही डाल रहा होगा, समझ गई, ठीक है? ठीक। तो ऐसे एजम्पशंस अपने मन में नहीं रखने हैं। तो दूसरी बार वाली डबल हो गई, रेपिटेशन हो गई, तो इसलिए हमने उसका बिल्कुल अपोजिट रेप्लिका डाल दिया उसकी करेक्शन के लिए। ठीक है। एंड आयुषी, दिस वो हमने क्लियर टू यू? हाँ, मुझे क्लियर ये हो गया, पर मुझे ये पूछना है कि लेट्स से ये एरर हमारा हो गया डेट फर्स्ट को, पर हमको उसको रिजॉल्व करने के लिए ये हमने जो रिवर्स एंट्री डाली वो हमने 10 दिन बाद डाली, ऐसा होता है ना केसेस कि एरर। बिल्कुल होता है। हाँ, ठीक है। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे एरर को, तब तक आप कैसे एंट्री रिवर्स नहीं डालोगे? करोगा, ठीक है। राइट? तो चाहे वो वो तो ये 10 दिन बाद हो या 15 दिन बाद हो। ऐसे तो एक बहुत सारे केसेस की रिवर्स एंट्रीज डलती रहती हैं। रचिता, एक क्वेश्चन है। बिल्कुल डल सकता जैसे अपना है। कैशबैक हाँ आता है जी, वैसे, हाँ, या रिवर्स अमाउंट। तो हाँ ये जी, जब हम ट्रायल क्या बैलेंस चीज? वाले लेवल पे जाते हैं, ये तब भी तो आइडेंटिफाई हो जाती होंगी ना मिस्टेक्स, क्योंकि हमारा ट्रायल करेक्ट। बैलेंस कभी ये ट्राई किसी होगा ना ही किसी नहीं, लेवल पे, ये हो या तो जाएगा। लेजर फोलियो की हेल्प से या किसी हेल्प से ये डिटेक्ट हो जाता है। ये कैसे हो गई यार, ये 2 बार हो रही है एंट्री, ठीक है?
तो वो जो लेजर फोलियो जो है या पोस्टिंग रेफरेंस जो अविरल बात कर रहा था, वो क्योंकि वो यूनिक आईडी एक बार एक ट्रांजेक्शन से अटैच हो जाते हैं, तो उसकी हेल्प से आप पकड़ सकते हो कि ये वाला यूनिक नंबर ये दूसरी बार क्यों आ रहा है। तो उससे पता लग understood. जाता है कि यार ये तो गलत हो गया, ये तो दो बार एंट्री डल गई है सिस्टम में, इसका मतलब। पर एक क्वेश्चन है मेरे पास अब, हाँ जी। वापस उसी पेज पे चले जाओ आप। हाँ, तो लेट्स टेक दैट सेम एग्जांपल wherein you said कि स्टॉक इनवर्ड हुआ है और स्टॉक मैं दिखा रही हूँ कि मेरे पास 2000 का है ना, हम्म, और वो स्टॉक को हमने यहाँ पे डाल लिया कि परचेज और 2000 एंड टू कैश 2000 क्रेडिट हो गया, उधर डेबिट हो गया। यहाँ नीचे जब हम उसको रिवर्स एंट्री कर रहे हैं तो हम्म। जस्ट प्रैक्टिकली आस्किंग, क्या वो ये नहीं डिनोट करता कि मेरे साइड से वो स्टॉक निकल भी गया? लाइक दैट कुड आल्सो बी द केस, हाँ है ना? हाँ, यही तो इमेजिन कर रहे हैं, पर तभी वो तो इमेजिन आ, नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि इमेजिन तो कर रहे हैं कि स्टॉक निकल गया, पर इन एक्चुअल स्टॉक है मेरे पास, समझ रहे हो? तो वो तो फर्स्ट एंट्री के थ्रू आपने दोनों एंट्री थोड़ी रिवर्स करी है। इस नहीं नहीं, एंट्री में तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था ना कि आपके पास स्टॉक है। अ, आपने अच्छा, ये दो बार करके आपको इसको स्टॉक को बेसिकली, अगर मैं ट्रायल बैलेंस में इन दोनों अकाउंट को डालने लगूं ना, तो मेरा हाँ, ट्रायल बैलेंस ऐसे दिखेगा। परचेजेस, ठीक है, मुझे 4000 दिखेगा यहाँ पे, और कैश अकाउंट में से जो कैश अकाउंट है, मान लो मेरे पास 40,000 का बैलेंस था, तो मेरा 36,000 का ही बैलेंस दिखेगा वहां पे, तो नोबडी बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चंस दिस ना। डुप्लीकेसी। नहीं, डुप्लीकेसी अवॉइड करने के लिए आप जो ये करेक्शन कर रहे हो उसको कोई हाँ, क्वेश्चन नहीं करता क्या कि इट्स ओके टू डू दिस, इज नहीं इट? तो आप नरेशन लिखते हो ना, हाँ, आयुषी, आप प्रॉपरली नरेशन में लिखते हो कि ऑन दिस डेट गॉट इट। एंड दिस डेट, लेट से ये दो डिफरेंट डेट्स की बात थी, तो ऑन दिस डेट एंड दिस डेट दी दिस ट्रांजेक्शन हैपेंड ट्वाइस, हाँ, एंड दैट इज यही व्हाई यही समझ में था मुझे। we are reversing this entry to nullify the repetition impact, ठीक है, repetition error। हाँ, तो वो नरेशन इसीलिए जर्नल एंट्री का पार्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, डन डन, थैंक यू। ताकि कल को ऑडिटर भी पूछे तो आप उसे दिखा पाओ कि भाई लिखा तो हाँ है क्लियर, हाँ, आप पढ़ लो ना इसलिए इसको, इसलिए इसलिए लिखा है। रचिता इसको मतलब ऐसे समझ लेना जैसे कि हमारे कई बार ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाती है, फिर रिवर्स आ जाता है पैसा, तो इसी तरीके से होता है ना वो भी हमारी हाँ स्टेटमेंट में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टाइप का एरर होता है कॉम्पेंसेटिंग एरर। अब इसमें क्या किया हमने, वी रिकॉर्डेड 200 in both cash and revenue। जो मैंने बोल दिया ठीक था है, राशि रेवेन्यू होता है। नहीं नहीं, रुक जाओ। जबकि हमें हमारा जो है, हमने हमने एक्चुअल में सेल करी थी 2000 की, ठीक है। हमारे भाई साहब अकाउंटेंट जो थे वो मिस कर गए, और उन्होंने एंट्री कितने की करी है, उन्होंने करी है 200 की। तो ये होता है कॉम्पनसेटिंग एरर। अब इसमें क्योंकि एंट्री डल चुकी है, तो ये वैसे नहीं सामने आएगा कि भाई ये गलती हो गई है, ठीक है। गलती ओरिजिनली हुई है बिल कि पे 200 हम, की जगह 2000 डल गया है। नहीं, 2000 की जगह आपने सिर्फ 200 ही रुपए, एक जीरो कम डाली आपने। हम्म, तो अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि मेरा रेवेन्यू और मेरा जो कैश है, उसमें रेवेन्यू मेरा 1800 लेस से बुक हुआ है, हम्म, एंड कैश भी मेरा 1800 लेस पड़ गया इसमें, हम्म। एटलीस्ट बुक के रिकॉर्ड के हिसाब से। ओरिजिनली जब आप, और आपने ये पकड़ा कैसे, जब आप अब रचिता ने अपना ग्रोसरी स्टोर, उसकी एक अच्छी आदत है कि वो रोज रात को स्टोर जब क्लोज कर देती है,
फॉर द पब्लिक, तो वो अपना कैश काउंटर में कैश चेक करती है, ठीक है। तो उसने कैश चेक किया, उस पे 1800 रुपए से ज्यादा आ रहा था। उसने 2 बार चेक किया, काउंट किया, 3 बार काउंट किया। अब उसने कहा अब तो कुछ गलती है, ये 1800 रुपए मेरे पास ज्यादा कैसे है। तो उसने फिर बिल्स चेक करने शुरू करे, तो उसे पता लगा ओहो, ये जो 2000 रुपए का बिल था, रेवेन्यू सेल थी, ये तो मैंने गलती से 200 ही रुपए लिखे, तभी मेरा मैच नहीं हो रहा। एज पर बुक मेरे मतलब मेरा जो कैश है वो 1800 रुपए कम आ रहा है बुक्स में, ठीक है, जबकि मेरे पास ओरिजिनली 1800 रुपए ज्यादा पड़ा था कैश, ठीक है। तो अब रचिता इसकी करेक्शन एंट्री कैसे करेगी? कोई प्लीज मेरी मदद कर दो इसकी करेक्शन एंट्री डलवाने में। इसके केस में कैश तो बेसिकली आपका कैश भी कम बुक हुआ है, रेवेन्यू भी कम बुक हुआ है, राइट? कैश भी एसेट है आपका, और कैश ही एसेट है ना, कैश आपका एसेट है इन दिस केस, राइट? तो अब आपको कैश की एंट्री 1800 से बढ़ा के करनी पड़ेगी, है। बिल्कुल सही कहती थी। है ना? डेबिट। तो Thank मतलब you. डेबिट होएगा 1800 रुपए कैश आपका, और और टू रेवेन्यू है। 1800 रुपए रेवेन्यू क्रेडिट होएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। इसका ये नरेशन इसकी करेक्शन एंट्री होगी। इसकी इसकी नरेशन में आप ऐसे लिख दोगे, ये जो 200 रुपए वाली ओरिजिनल ट्रांजेक्शन थी उसका रेफरेंस देते हुए भी लिख सकते हो कि फॉर सेल बिल, सेल इनवॉइस नंबर XYZ, the actual sale was 2000. However, in journal entry dated October 12 या October 10, let's say October 10, we recorded only 200. This entry is posted to reflect remaining sales. इसको जितने शॉर्ट में आप लोग अंग्रेजी के विद्वान हो, जितने शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हैं लिख देना, ठीक है जी अविरल। ये 4 टाइप के एरर हमें क्लियर हो गए। एरर ऑफ इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन, जहाँ पे हमने रेंट अकाउंट रिकॉर्ड करना था लेकिन खर्चा हमने बुक कर लिया था टेलीफोन में, तो दोनों ही खर्चे थे, इसलिए वो इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन टाइप का एरर था। देन ओमिशन, जिसमें मैं भूल ही गई थी क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करना, ठीक है, तो वो था एरर ऑफ ओमिशन। देन थर्ड एरर ऑफ रिपीटिशन, जिसमें मैंने 2 बार परचेज की एंट्री अपनी बुक कर दी थी, तो हमने एक बार को रिवर्स करके करेक्ट कर दिया। एंड फोर्थ है मेरा कॉम्पनसेटिंग एरर, जिसमें मैंने पूरी ट्रांजेक्शन सही करी थी, बस ये अमाउंट 2000 की जगह 200 कर दिया, तो वो कॉम्पनसेटिंग एरर होगी। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ। वेरी गुड। अगर सबको क्लियर है तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि इसके क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 के, चल एक क्वेश्चन, या टाइम ज्यादा हो चुका है, व्हाट डू यू गाइस वांट? विल यू प्रैक्टिस ऑन योर ओन आप और डू यू वांट? क्वेश्चन बता दो एग्जैक्ट, एक बार अगर बता ही रहते तो कौन सा करना है? तो एक आप लोगों के पास अपनी बुक्स में चेक करो, ये वाला क्वेश्चन होगा, इसका सॉल्यूशन भी गिवन है, इसलिए जानबूझ के ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ। गणेश स्टार्टेड वुडक्राफ्ट कंपनी,
ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल रहा है आप लोगों को अपनी बुक्स में? कोई पेज नंबर है क्या आपका? मेरी बुक में तो दिया हुआ है 100। ये मतलब पीडीएफ फिजिकल है बुक। जो आपकी राइट में खुली हुई, यही है मेरे पास तो। हाँ, तो इसकी उस चैप्टर पे पहुंचना पड़ेगा। कल अनुराग ने डाल दी थी तो आई गेस यही होनी चाहिए वर्जन एडिशन भी। आई हैव 5th एडिशन, पुराना है क्या मेरा? एक बार मैं भी चेक कर लेती -6 जो पीडीएफ। हाँ जी। रचिता ऊपर सर्च भी कर सकते हो। 131 पे 131 पे 131। काइंडली डू दिस क्वेश्चन। 1 मिनट में सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन मत देखना प्लीज। 131 पे पहले खुद से ये क्वेश्चन कर लेना प्लीज। ठीक है, कर लूंगी। ओ, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। नो, जस्ट किडिंग।